हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए आपकी एनआईओएस की सीरीज में आज आपकी क्लास नंबर 20 है। इससे पहले 19 क्लास में हमने 501 कोर्स की 8 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 9th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एड्यूसेट, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में बना है, और एजुकेशन फॉर अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए फटाफट कवर करेंगे बाइलिंगुअली, ताकि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से समझ आए इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलो जी, करते हैं अपनी क्लास की एक शानदार सी शुरुआत। एक बार हम बात कर लेते हैं, इससे पहली क्लास में हमने 9th यूनिट के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ये टॉपिक कवर किया था बहुत बढ़िया ढंग से। साथ ही साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, और जो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के क्या क्या प्रावधान है, इस पर हमने पिछली क्लास में जाना था। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी शहरी वंचित बच्चे, शहर में रहने वाले बच्चे जो एजुकेशन से वंचित है ना, उनको किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान की हेल्प से या अन्य किसी अभियान की हेल्प से किस तरीके से मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है कि फोकस ऑन एजुकेशनल नीड्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज, के यहाँ पर बताया गया है कि जो शहरी क्षेत्र में वंचित बच्चे हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना जो है इस जो टर्म है या ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही बहुत सारे एनजीओ जैसे कि प्रथम, है ना, ये प्रथम क्या है, एनजीओ का नाम है, मुंबई में ये म्युनिसिपल बॉडी के साथ मिलकर के इस पर काम करता है, या फिर जो शहरों में वंचित बच्चे रहते हैं एजुकेशन से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये प्रथम एनजीओ। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रथम एनजीओ का क्या काम है, जो अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब इन बच्चों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जो कि शहरी शहरी वंचित बच्चे हैं, ये इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन पुअर चिल्ड्रन ऑफन लैक फैमिली सपोर्ट एंड एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि ये गरीब होते हैं ये बच्चे, शहरी गरीब बच्चों को खास करके परिवार का समर्थन नहीं मिल पाता, उनको काम पर लगा दिया जाता है, इसलिए उनके पास जो है शिक्षा का अभाव रहता है या शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। न्यूमरस फैक्टर अफेक्ट देयर एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत सारे इनकी जो शिक्षा तक पहुंच है उस रास्ते को या इनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला है इंक्लूडिंग अनरिलायबल डेटा, यानी जो हमारी संस्थाएं काम करती है कि भैया ये पता लगाना कितने बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाने की उम्र के हैं लेकिन विद्यालय में उनका नामांकन नहीं हुआ है, तो हर बार जरूरी नहीं है उनका डेटा जो है वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स छूट जाते हैं। साथ ही इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स, है ना, इन बच्चे को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वो खुद भी नहीं जाना चाहते, फिर ऐसे ही किसी छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं, है ना। तो जब पर्याप्त जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, तो वो भी फिर एजुकेशन की तरफ उनका रुख नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन बच्चों को। साथ ही कौन कौन सी कैटेगरीज होती है शहरी गरीब बच्चों की, या शहरी गरीब बच्चों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें आएंगे इस कैटेगरी में। पहला तो वो जो स्लम एरिया में रहते हैं, है ना, या फिर पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है उनके जो जहाँ वे पहले रहते हैं उस बेसिक स्थान से हटा करके उन्हें कहीं और पर शिफ्ट करा दिया जाता है, क्योंकि अब वहां पर या तो कोई फैक्ट्री बननी होती है ना, कोई पुल बनना होता है, तो उनको उनके मेन स्थान से हटा के कहीं और भेज देते हैं, तो उनकी भी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता है अगर गरीब है तो खास करके। तो स्लम्स एरिया, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। साथ ही वे बच्चे जो बाल श्रमिक है, चाइल्ड वर्कर या लेबर है,
और किसी के घर में जाके काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। तीसरा, स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गलियों में ऐसे ही रहते हैं ना, जिनके पास रहने को घर नहीं है, गलियों में रहते हैं, वहीं घूमते हैं और पढ़ाई से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। देन चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स, सेक्स वर्कर्स के बच्चे भी इस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, है ना, कभी कहीं काम मिला तो वहां चले गए, फिर दूसरे स्टेट में कोई काम मिला वहां चले गए, तो उन बच्चों को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ रिमांड हाउसेज होम्स, जुवेनाइल होम्स एंड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। जुवेनाइल का मतलब होता है सुधार गृह, सुधार गृह है ना, बच्चों के लिए या किशोरों के लिए जो कोई अपराध कर देते हैं उसके लिए उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। उनके लिए अलग जेल होती है, सुधार के लिए उनका कार्यवास होता है, कारावास होता है, जहां पर उनको शिक्षा भी दी जाती है अगर वो चाहते हैं, ठीक है, उनको सुधारने के लिए। तो वे बच्चे भी इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं। देन चाइल्ड बेगर्स, जो भिखारी बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वे भी इसी कैटेगरी में आएंगे। और चिल्ड्रन ऑफ अर्बन पुअर विद डिसेबिलिटी, विकलांग शहरी गरीब बच्चे भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार देख लो इसमें कौन कौन से बच्चों को शामिल किया जाता है, क्योंकि एनआईओएस कई बार एज इट इज फैक्ट्स उठा के पूछ लेता है, जैसा कि प्रीवियस पेपर में आपने देखा भी होगा। अब हम बात करेंगे, एक मॉडल है जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई इस यूनिट में, नल्ली कल्ली मॉडल। नल्ली कल्ली मॉडल ये क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इसमें क्या कराया जाता है, चलो देखते हैं। द नल्ली कल्ली मॉडल ऑफ मल्टी लेवल लर्निंग pioneered in Karnataka in the mid 19th is worth adopting as it allows children to sit in groups based on levels of learning rather than based on caste, gender, etc. यानी नल्ली कल्ली मॉडल जो है ये कर्नाटक में बहुत फेमस है, और इसको 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, मिड 90s, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अपने सीखने के स्तर के आधार पर समूह बनाते हैं और समूह में बैठते हैं और उसमें पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आपस में एक साथ बैठ करके वो सीखते हैं, बच्चे अपना समूह बना करके, किस बेसिस पर, अपने सीखने के स्तर के आधार पर, बेस्ड ऑन लर्निंग लेवल्स रादर देन बेस्ड ऑन कास्ट जेंडर, यानी कास्ट जेंडर के आधार पर नहीं बल्कि लर्निंग लेवल्स के आधार पर वो अपना ग्रुप बनाते हैं और सारे सोशल बैरियर्स को वो तोड़ते हैं, है ना, कि समाज में ऐसे ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, इस तरीके के बैरियर्स को तोड़ने का काम किया था इस नल्ली कल्ली मॉडल ने। और इट अलाउज फॉर ए रोटेशन एंड दस intermingling as children move in and out of the learning circles। यानी यह न केवल सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है बल्कि बच्चों को सीखने के चक्रों में आने जाने के साथ समूहों में घुलने मिलने की अनुमति भी देता है। खास करके ये आप कह सकते हैं कि ये ऐसा ग्रुप होता है जो बच्चे स्वयं बनाते हैं, अपने लर्निंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खुद से बैठ करके सीखते हैं, और साथ साथ समाज में जो बैरियर्स हैं उनको भी तोड़ने का काम ये करते हैं, ठीक है, आपस में घुल मिलने का काम करते हैं। तो ये हो गया नल्ली कल्ली मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहाँ फेमस है, कर्नाटका, ये बात ध्यान रख लेना कि कहाँ चलाया गया या कहाँ का ये मॉडल है। आगे बात करते हैं, कुछ हम आर्टिकल्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है जिनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइबल जो पीपल है ना, उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है, जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और right of weaker section of the people to be protected from social injustice and all forms of exploitation। उनको exploitation से बचाता है ना, जो weaker section के लोग हैं उनको exploitation से बचाता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 46, ठीक है, जिसमें ट्राइबल पीपल्स भी आ जाएंगे। देन एक और आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 14, जो कि राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है कि चाहे कोई किसी भी जाति, संप्रदाय, समुदाय का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है। देन आर्टिकल नंबर 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध अधिकार, है ना, कि कोई भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 में।
राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार बताया गया है और साथ ही पर्सनल लिबर्टी की बात इसमें की गई है। ठीक है, और ये फोर्थ वाला मैंने डिस्कस कर ही लिया है आपसे, आर्टिकल 46। ओके, इतनी चीजें क्लियर होती है तो आगे बढ़े। और आगे हम बात करेंगे, एक और टॉपिक इसमें आता है आश्रम स्कूल्स। आश्रम स्कूल्स एंड देन इसके बाद एक टॉपिक आएगा एजुसेट। बस इसके साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं आश्रम स्कूल्स ये क्या है। ये एक प्रोग्राम है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आश्रम स्कूल। चलो देखते हैं ये कहाँ चलाया गया है ना, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन एम क्या था इस प्रोग्राम का, चलिए देखते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर एक प्रोग्राम चलाया गया बाय द होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन। होमी भाभा सेंटर के द्वारा 1993 से 97 तक। ठीक है, किस लिए चलाया गया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन इन आश्रम स्कूल्स, कि आश्रम स्कूल्स में साइंस और मैथमेटिक्स की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे जिनको आश्रम स्कूल कहते थे, इंग्लिश में रेजिडेंशियल स्कूल, हिंदी में आश्रम स्कूल। ठीक है, इनका एम था टू प्रोवाइड एजुकेशन टू नेग्लेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज, जिन ट्राइबल कम्युनिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया गया है उनको शिक्षा देना, एंड आर मॉडल्ड आफ्टर एंशिएंट इंडियन गुरुकुल्स, जैसे कि पहले गुरुकुल्स में शिक्षा दी जाती थी उस मॉडल के आधार पर। साथ ही साथ जो ये प्रोग्राम था ये 3 एरियाज पर मुख्य रूप से फोकस करता है। कौन कौन से एरियाज है वो? ठीक है, ये जो हमारा कार्यक्रम है आश्रम स्कूल कार्यक्रम गुणवत्ता सुधार के लिए, ये 3 एरियाज पर फोकस करता है। पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, जिसमें इन बच्चों के लिए जो कि किसी भी नेग्लेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन सबके लिए सही लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरीज हो, है ना, इनका निर्माण कराना। साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, एंड देन इन्हांसमेंट ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन, है ना, बच्चों का बच्चों से इंटरेक्शन बढ़े, इस पर भी इसमें फोकस किया जाता था। जैसे पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं ना, वही वाली बात इसमें भी करी गई है। तो ये 3 मेन एरियाज थे, आपको मोटा मोटी इनको ध्यान रख लेना है कि किसने शुरू किया, कहाँ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये लास्ट है इस यूनिट का, देन हमारी 9th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एजुसेट बाय इसरो। सबसे पहले तो आपको एजुसेट की फुल फॉर्म बतानी है। एजुसेट की फुल फॉर्म से आप क्या समझते हैं बताओ। एड्यूसेट ये 2 वर्ड से मिल के बना है। एड्यू से मतलब एजुकेशन और सेट से सैटेलाइट। ठीक है, एजुकेशनल सैटेलाइट। तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2004 में। किसके लिए? तो ये सैटेलाइट जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज को डेडिकेटेड थी। साथ ही साथ ये काम करती है 24/7 या कह लो 365 डेज पूरे साल में। इसका बेनिफिट क्या है इसको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा और इसके बारे में जानने वाली चीज़ें कुछ नहीं है, इतने से ही आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बेनिफिट क्या क्या है कि ये एक्सपर्ट्स को, टीचर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि भाई सैटेलाइट है, सब कोई भी कहीं भी बैठा है ना किसी भी टीचर से कनेक्ट कर सकता है, अपने जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। साथ ही फैसिलिटेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एरिया आइडिया शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स। यहाँ कहा गया है कि अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ताकि सभी टीचर्स जो है अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले टीचर के साथ या दूसरे स्टेट के साथ टीचर के साथ कोलैबोरेट करके अपने आइडियाज़ को शेयर करे और एजुकेशन जो है एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करे। इस चैप्टर में आपकी एक फुल फॉर्म भी आता है OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रहने चाहिए। बस इतना ही आपको इसमें समझने वाली चीजें थी, और यही आपकी खत्म होती है यूनिट नंबर 9, और यूनिट 10 की शुरुआत हम करेंगे कल। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बेहद बढ़िया ढंग से समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो बिना कहे यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मैं भी आपके लिए मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती रहूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।